हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं कृपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रिय छात्रों, आपकी परीक्षा बिल्कुल एकदम आ चुकी है, नजदीक आ चुकी है। और अब आपको जितना भी हमने पूरा कराया है उसका रिवीजन करना है। अपने आप नोट्स पढ़ लीजिए और जितने भी नोट्स में आपने की पॉइंट्स बनाए हैं क्वेश्चन वाइज, आप उनका अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। आज हमने आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित, जैसे कि महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हम करा चुके हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था है उसमें तीन प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो बंगाल में लागू की गई थी, फिर है महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये अब हमारी तीनों पूरी हो जाएंगी। हम प्रारंभ करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, महलवाड़ी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? ये महलवाड़ी प्रथा से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए महलवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी प्रथा। देखिए, क्वेश्चन में व्यवस्था भी आ सकता है, पद्धति आ सकता है, प्रथा आ सकता है, तो कुछ भी आए तो आपने क्वेश्चन यही लिखना है। तो मालवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था का एक प्रकार थी। जैसे कि हमने अभी आपको बताया है कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था तीन प्रकार की थी: स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो उसमें से महलवाड़ी व्यवस्था एक है। तो महलवाड़ी प्रथा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था का एक प्रकार थी। महल का शाब्दिक अर्थ होता है गांव। महल का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता है गांव का है। गांव से मतलब महल से है। यानी कि हम यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं, जो महलवाड़ी प्रथा थी इसमें जो राजस्व वसूल किया जाता था वो संपूर्ण गांव से वसूल किया जाता था। अभी आगे देखते हैं इसमें पूरा, फिर हम आपको समझाएंगे। पहले हम देखते हैं कि ये व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, किसने इसको प्रारंभ किया था। तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1822 में यह व्यवस्था लागू की गई थी। 1822 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा यह व्यवस्था, इनकी महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अब इसका क्षेत्र कौन सा था जहां पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी? महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कौन कौन से क्षेत्र पर लागू थी, कहाँ कहाँ पर इसको प्रभावित किया गया था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में थी और पंजाब में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र था यहाँ पर हमें महलवाड़ी व्यवस्था लागू होती हुई दिखाई देती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ भागों में यह व्यवस्था लागू की गई थी, महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये हो गया, इसका क्षेत्र हो गया। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए महलवाड़ी प्रथा। उसके बाद में महलवाड़ी प्रथा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था का एक प्रकार है। महल का शाब्दिक अर्थ होता है गांव, और यह व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1822 में लागू की गई थी। जीके का भी ये क्वेश्चन बनता है आपका। जनरल स्टडी के जितने भी पेपर आते हैं, क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें भी पूछा जाता है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने और कब लागू की थी। तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रारंभ की गई थी और 1822 में थी समय था। क्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ भाग हैं। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत कैसे भू राजस्व वसूल किया जाता था? इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व जमा करने का काम मुकद्दम प्रधान, खुद मुकद्दम चौधरी जो होते थे यहाँ पर उस समय, जो गांव के जो मुखिया होते थे उनको मुकद्दम, खुद एवं चौधरी के नाम से जाना जाता है, जो गांव के प्रधान या मुखिया होते थे। अधिकांशतः ये वे लोग होते थे जिनके पास में अधिक जमीनें होती थी और एक छोटे जमींदार के रूप में काम करते थे। गांव के मुखिया के रूप में ये काम करते थे। इनके पास में अपनी भू संपदाएं काफी अधिक होती थी। तो हम देखते हैं फिर दोबारा से, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व जमा करने का काम मुकद्दम प्रधान, किसी बड़े रैयत को दिया जाता था।
या किसी रैयत से मतलब किसान या किसी बड़े किसान को दिया जाता था जिसके पास में गांव में सबसे अधिक जमीन होती थी। ये जो मुकद्दम होते थे, जो मुखिया होता था या खुद होता था या बड़ा किसान होता था, ये क्या करते थे, सरकार को राजस्व एकत्रित कर संपूर्ण भूमि का कर देते थे। यानी कि गांव, अब इसको बात को समझने की कोशिश कीजिए, संपूर्ण गांव में जितने भी किसान थे उन सभी किसानों से राजस्व वसूल कर के एकत्रित करने का कार्य किसका होता था, मुखिया का। और यह मुखिया गांव के सभी किसानों से राजस्व वसूल कर सरकार को जमा करता था, कंपनी के पास में जमा करता था। ये कार्य था महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। वो राजस्व इस प्रकार से एकत्रित किया जाता था। एक बार फिर से समझिए कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंदर महाल का मतलब होता है गांव, और महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत यह किया गया था कि संपूर्ण गांव के जितने भी किसान हैं वह अपने गांव के, जो उनका बड़ा किसान था, जो उनका मुखिया था, जो उनका मुकद्दम होता था या उनका जो चौधरी होता था, उसको वह कर देते थे। और यानी कि हम ये दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो मुकद्दम होता था, चौधरी होता था या मुखिया होता था, वह सभी किसानों से राजस्व वसूल करता था और फिर वह कंपनी के पास में जमा करता था। एक तरह से यहाँ पर जो मीडिएटर था, जो कंपनी और रैयत यानी कि किसानों के बीच में जो मीडिएटर होता था, वह गांव का मुखिया होता था या गांव का वह व्यक्ति होता था जिसके पास में अधिक जमीन होती थी, अधिक भूमि होती थी। तो वह व्यक्ति यहाँ पर मीडिएटर होता था एक तरह से। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजस्व वसूल किया जाता था। अब आगे देखते हैं इसका क्या क्या हुआ इसमें। फिर बाद में क्या हुआ कि इस व्यवस्था में राजस्व वसूल बढ़ा दिया गया। लॉर्ड बेंटिंक के काल में भूमि की माप हुई और पुनः माप कराकर पुनः कर भूमि पर उत्पादन जो होता था वह बढ़ा दिया गया। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा पूरी भूमि की पैमाइश कराएगी, और पूरी भूमि की पैमाइश कराने के बाद में भूमि पर जो उत्पादन होता था, भूमि पर जो उत्पादन होता था, उस उत्पादन को के आधार पर, उस उत्पादन के आधार पर यहाँ पर राजस्व निर्धारित किया गया, और उत्पाद पर जो राजस्व लगाया गया वह 1/3 से 1/2 भाग यहाँ पर कर वसूल किया जाता था। उत्पाद पर जो भी पैदावार होती थी उस पैदावार का 1/3 से 1/2 भाग राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर अब जो राजस्व का जो दबाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये जो व्यवस्था थी, महालवाड़ी जो व्यवस्था थी, ये बंदोबस्त व्यवस्था, जो महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था थी, 30 वर्षों तक के लिए इसको लागू कर दिया गया। और इससे इससे कंपनी को तो लाभ हुआ, कंपनी की आय में वृद्धि हुई, कंपनी की आय में वृद्धि हुई, लेकिन जमींदार एवं कृषक इस व्यवस्था से शोषित हो गए थे, इस व्यवस्था से शोषित हो गए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ बाद में, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कि भू राजस्व दर बढ़ा दी गई। किसने बढ़ाई, लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा भू राजस्व दर बढ़ाई गई। और भू राजस्व दर यानी कि उत्पादन का, जो भी खेती होती थी, जो भी भूमि पर उत्पादन होता था, उस उत्पादन का 1/3 से 1/2 भाग यानी कि आधे तक का भाग राजस्व के रूप में कंपनी को देना पड़ता था, कंपनी के पास जमा करना पड़ता था। किसान तो जमा करता था मुखिया के पास में, और मुखिया जमा करता था कंपनी के पास में जमा करता था, इतना कर। अब क्या हुआ, ये व्यवस्था 30 वर्षों तक लागू कर दी गई, और इसमें कंपनी को तो लाभ हुआ क्योंकि कंपनी को एक मुश्त इसमें राशि मिलने लगी और इससे उसकी आय में वृद्धि हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो जमींदार एवं कृषक होते थे उनका शोषण होना प्रारंभ हो गया। जो यानी कि जो बीच का जो मीडिएटर था, जो मुकद्दम था, ये जो मुखिया था, ये जो बड़ा किसान था, रैयत था, जो बड़ा रैयत कहा ना, बड़ा किसान था, उस पर भी यहाँ पर भू राजस्व दबाव ज्यादा पड़ने लगा, क्योंकि दायित्व उसका होता था कि वह पूरा राजस्व पूरे गांव से एकत्रित कर समय पर कंपनी के पास में जमा कर दे, सरकार, ब्रिटिश सरकार के पास जमा कर दे। यह दायित्व होता था गांव के मुखिया का। और ऐसी स्थिति में वह भी कर्जबंद हो गया, और वह भी समय पर राजस्व नहीं जमा करने के कारण उसकी भी स्थिति खराब हो गई।
साथ ही साथ यहाँ कृषक भी, क्योंकि कृषकों भी इतनी उपज नहीं हो पाती तो उत्पादन नहीं हो पाता था, और वह भी यहाँ पर धीरे धीरे कर्जबंद होते हुए दिखाई दिए। आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा मांगे गए निश्चित राजस्व की जमा न कर पाने की स्थिति में कंपनी संपत्ति बेच दी थी। यानी कि क्या करते थे, जो राजस्व दर उन्होंने निर्धारित कर दी, और यदि समय पर राजस्व जमा न कर पाने के कारण अंग्रेज क्या करते थे, किसानों की और जो मुकदम होता था उसकी संपत्ति को बेच देते थे। अंग्रेजों द्वारा मांगे गए निश्चित राजस्व को जमा न कर पाने की स्थिति के में अंग्रेज मुकदम और रैयत, ये रैयत माने किसान की संपत्ति को बेच देते थे। तो ऐसी स्थिति में अंततः जो शोषण होता था, आखिर में जो शोषण हुआ वह किसान का ही शोषण हुआ यहाँ पर। और इस प्रकार से व्यवस्था कहीं ना कहीं जो भू राजस्व व्यवस्था थी, एक शोषण करने वाली व्यवस्था साबित हुई। अब आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी पद्धति। देखो यहाँ पर पद्धति लिखा गया है, इसको रैयतवाड़ी प्रथा भी कहा जा सकता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जा सकता है, और रैयतवाड़ी पद्धति भी इसको कहा जा सकता है। क्वेश्चन आपके पास में किसी भी तरह से आ सकता है। रैयतवाड़ी पद्धति, आप हेडिंग डाल लीजिए रैयतवाड़ी पद्धति। उसके बाद में आप इसमें डालिए कि व्यवस्था कब लागू हुई थी। यह व्यवस्था 1792 में मद्रास के प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। देखो इसको दो बार इसमें डेट आती है, 12 महल जिले में लागू की गई थी। उस समय सिर्फ इसको एक ही जिले में प्रयोग के रूप में लागू किया गया था। सबसे पहले यह व्यवस्था 1792 में मद्रास की प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में प्रयोग के रूप में इसको सर्वप्रथम लागू किया गया था। इसके बाद में कैप्टन मुनरो ने 1820 में 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में इसको लागू कर दिया था। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि रैयतवाड़ी पद्धति जो लागू की गई थी वह मद्रास में लागू की गई थी। यहाँ पर भी आपका जीएस का क्वेश्चन बन जाता है। इसके उसके तहत कंपनी तथा रैयतों के बीच एक समझौता या बंदोबस्त किया जाता था। यानी कि यहाँ पर जो सीधा बंदोबस्त किसके बीच हो रहा है, कंपनी और रैयतों के बीच हो रहा है, यानी किसान और कंपनी के बीच में सीधा यहाँ पर समझौता यानी कि बंदोबस्त हो रहा है। एक समझौता यहाँ पर किया जा रहा है, बंदोबस्त किया जा रहा है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कोई बीच में मीडिएटर नहीं होता। यहाँ पर कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं था, कोई भी मुखिया नहीं था, कोई भी जमींदार नहीं था। कंपनी का सीधा जो संबंध था वह रैयत के साथ था, यानी कि किसान के साथ था। अब आगे देखते हैं, कैप्टन मुनरो, जो कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी बनाया गया। यानी कि यहाँ पर कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी बनाया गया, सभी को भूमि दे दी गई। यहाँ पर किसान को ही भूमि का मालिक मान लिया गया। अब ऐसी स्थिति में आगे देखते क्या होता है। वह किसान राजस्व सीधे, जो रैयत था वह किसान राजस्व सीधे कंपनी को देगा और उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन कर न देने की स्थिति में उसे भूमि देनी पड़ती थी। यानी कि यहाँ पर जो किसान था, किसान भूमि का मालिक था, मालिक बना दिया गया। जब तक वह मालिक बना रहेगा तब तक वह मालिक बना रहेगा जब तक कि किसान नियमित रूप से राजस्व जो दर निर्धारित की गई थी उस पर वह कर देता रहेगा। एक बार फिर दोबारा से सुन लेते हैं इसको। वह किसान राजस्व सीधे कंपनी को कर देता था, यानी किसान सीधा कंपनी को कर देगा, और जब तक वह कर देता रहेगा तब तक वह भूमि का मालिक रहेगा। यदि वह कर नहीं दे पाता, कर देने में सक्षम नहीं हो पाता, तो उसकी जो भूमि थी वह उससे ले ली जाएगी और उसको नीलाम कर दी जाएगी, उससे वो छीन ली जाएगी। ठीक है जी, यह था। बाद में इस व्यवस्था में राजस्व दर बढ़ा दी गई थी।
बाद में इसमें भी, जैसे कि अभी माहलवाड़ी व्यवस्था में हुआ था कि राजस्व दर बढ़ा दी थी, तो इसी प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी जब राजस्व दर बढ़ा दी गई, जबकि किसान के पास में उतनी पैदावार नहीं होती थी, उतनी उपज नहीं हो पा रही थी, जिस हिसाब से उन्होंने राजस्व दर बढ़ाई थी। अकाल की स्थिति भी होती थी, तो इतना उत्पादन खेतों में नहीं हो पाता था। तो बाद में इस व्यवस्था में राजस्व दर बढ़ा दिया गया, जबकि किसान के खेत में अपनी उतनी उपज नहीं हो पाती थी, नहीं हो रही थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि किसान राजस्व जो बढ़ा हुआ जो राजस्व दर थी, उसका उसको पूर्ति करने के लिए वह महाजन के पास जाने लगा, साहूकार के पास जाने लगा, और साहूकार के पास में जाकर के वह कर्जा लेने लगा, यानी कि ऋणी हो गया। धीरे धीरे किसान कर्जबंद हो गए। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे किसान कर्जबंद हो गए, और समय पर राजस्व न जमा करने के कारण जमीन भी चली गई और कर्जबंद भी हो गए। एक बार फिर देखते हैं दोबारा से यहाँ पर क्या हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो बंदोबस्त किया गया था वो कंपनी और किसान दोनों के बीच हुआ था, और कंपनी ने यानी कैप्टन मुनरो और कैप्टन रीड ने किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया था, भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया था। अब किसान को यह करना था कि वह अपनी उपज जो खेती होती थी उसकी, उससे वह नियमित रूप से राजस्व देता रहेगा, और जब तक वह नियमित रूप से राजस्व देता रहेगा तब तक वह उस भूमि का मालिक रहेगा। यदि समय पर राजस्व नहीं दे पाएगा तो भूमि भी उसकी छीन ली जाएगी, उससे वह भूमि वापस ले ली जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो कुछ समय बाद यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दरों में वृद्धि कर दी गई। जब भू राजस्व दर में वृद्धि की गई तो इसका दबाव किसान के ऊपर पड़ा। किसान, क्योंकि किसान के खेत में उतनी उपज नहीं हो रही थी, उतनी पैदावार नहीं हो रही थी जितना राजस्व दर निर्धारित कर दिया था। किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए महाजन के पास गया, साहूकार के पास गया, और उससे वह कर्जा लेने लगा, और कर्जा लेकर के वह राजस्व के रूप में कंपनी को देने लगा। यह स्थिति कुछ समय तक बनी रही, और कुछ समय बाद यहाँ पर जो किसान था धीरे धीरे बहुत ज्यादा ऋणी होता चला गया, और अंततः बाद में स्थिति ऐसी आई कि जब वह समय पर राजस्व जमा नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में अब किसान के पास से ऐसी स्थिति में किसान के पास से जमीन भी चली गई, और उसकी जो वो कर्जबंद भी हो गया। अंततः इस व्यवस्था के द्वारा भी अंततः किसान का शोषण ही हुआ, ये ब्रिटिशकालीन राजस्व व्यवस्था के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारे दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो गए हैं। आप इनको 2-3 बार सुनते जाइए, नोट तो करने का टाइम नहीं, तो आप इसको सुनते जाइए। अनेक बार सुनते रहेंगे तो तभी ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, अब आपके पास में समय नहीं है, समय आपके पास कम है, आपकी परीक्षा आ चुकी है, तो जितना आप सुन सकते हैं उतना सुनिए, और इसको ड्राफ्टिंग भी आप कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग भी करिए। और जितने भी महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं आप उनको तैयार कर लिया होगा आपने, क्योंकि अब की पॉइंट्स तैयार जितने आपने किया होगा तो उससे आप अच्छी तरह से रिवीजन कर पाएंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।